फोन पर आए मैसेज को पढ़ने के बाद प्रिंस का चेहरा बरसात में भी सूरज की तरह खिल उठा था। अभी उसने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी। थोड़ी देर खुशी मनाने के बाद प्रिंस को याद आया वह सच में कभी गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसको मुखिया बनाने के लिए उसको एक परीक्षा में डाल रखा था। उस परीक्षा का नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा में पीयूष कुमार गोयल उर्फ प्रिंस को गोयल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद तब तक नहीं मिलने वाली थी जब तक कि वह परीक्षा को पूरी तरह से पास नहीं कर लेता। उसे याद आया कि वह गरीब नहीं था बल्कि वो गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि उसे परीक्षा देते देते 7 साल हो गए थे। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कभी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। प्रिंस ने दिव्या को याद करते हुए होटल के 3rd फ्लोर की ओर देखा और पानी के अंदर अपना पैर पटक दिया। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चंपक मेडिकल स्टोर की ओर वापस मोड़ दी। अगले दिन सुबह जब प्रिंस की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक स्मार्ट सिटी बैंक पहुंच गया। स्मार्ट सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। प्रिंस आज वहां पर अपने पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। स्मार्ट सिटी बैंक साउथ दिल्ली में स्थित था। बैंक के दरवाजे के पास महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई, इसमें कौन सी नई गाड़ी लेगा? प्रिंस ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर प्रिंस ने अपनी नजरें गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ है। एक से एक महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर आ जा रहे थे। कहाँ वो दुकान में दवाओं की गंध और कहाँ ये मनमोहिनी सुगंध। उसने सोचते हुए एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर वहां ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश की, लेकिन अगले पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। रातों रात प्रिंस की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी वही थे। इतने बड़े बैंक में वो आज भी वही कपड़े पहनकर आ गया था जो अक्सर वह काम पर पहनकर जाता था। पैसे मिलते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए नए कपड़े खरीदने हैं, प्रिंस ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने बैंक के दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज सुनाई दी, आउच। प्रिंस थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बालों वाली लड़की से जा टकराया जो कि ठीक उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। प्रिंस ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन हुए थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की है। इसलिए सॉरी बोलते समय ना चाहते हुए भी प्रिंस के हाथ उसके सामने जुड़ गए। लेकिन जब उस लड़की ने प्रिंस के कपड़ों को और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर प्रिंस जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों से गरी की तेल की गंध आ रही थी। फिर वो गुस्से भरी नजर से प्रिंस की ओर देखकर बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ जो तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा इस बैंक की मैनेजर याशिका पाटिल उन दोनों की ओर तेजी से चली आ रही है। उसने भी प्रिंस को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? याशिका ने उस लड़की से पूछा और घिन्न भरी नजरों से प्रिंस की ओर देखने लगी। प्रिंस तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वह जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। याशिका ने प्रिंस को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? याशिका ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देख समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। प्रिंस ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, वो मैं यहाँ अपना पैसा निकलवाने आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? याशिका ने प्रिंस की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो प्रिंस की इस बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू किया।
प्रिंस की बात सुन उसे लग रहा था कि वह कोई पागल है जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? याशिका ने उससे पूछा। स्मार्ट बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना होता था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर कहीं उसे बैंक का कार्ड मिलता था। लेकिन प्रिंस तो यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए उसके पास कोई कार्ड होने की संभावना ही नहीं थी। प्रिंस जब याशिका के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो याशिका ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? वह समझ गई थी कि प्रिंस पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड? नहीं, कार्ड तो नहीं है। प्रिंस ने उसके सवाल का जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने प्रिंस का ये जवाब सुना, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। याशिका को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की अपने मन में पक्का कर चुकी थी कि ये लड़का सचमुच में पागल है जो किसी झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां पर आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। प्रिंस ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। वो लड़की याशिका के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, देखो याशिका, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग इस बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए और बाकी कस्टमरों को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कहकर वो अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना, कुहू मैडम। याशिका उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए बोली। आज तो वह बाल बाल बच गई थी। कुहू और उसके पिता इस बैंक के पुराने और वफादार कस्टमर थे। अगर याशिका उनको नाराज कर देती तो वो उनके बैंक में अपना खाता बंद करवा देते। इससे शायद याशिका की नौकरी भी जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल प्रिंस की वजह से। इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा, याशिका ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर जाते हुए उसे बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोचने लगी। मगर जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुई, उसने देखा प्रिंस वहाँ नहीं था। अरे, ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा और इधर-उधर देखने लगी, लेकिन प्रिंस वहाँ भी नहीं था। याशिका को ये अच्छी तरह से पता था कि वो उसके सामने बैंक से बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन याशिका उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद याशिका को लगा शायद प्रिंस यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वह कुहू को गेट पर छोड़ने आई थी तभी वो उसके पीछे पीछे निकल गया होगा। चलो जान बची, याशिका ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई, उसे एक बंदे की झलक दिखी। यह कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही था। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था? याशिका ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वह ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा प्रिंस बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा है। प्रिंस खंभे की आड़ में होने की वजह से याशिका की नजर से बाहर हो गया था। अब याशिका को वह मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। प्रिंस जिस कमरे के बाहर भी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उन सब के करोड़ों रुपए इस समय बैंक में रखे हुए थे। अगर गलती से भी लकी वहां घुस जाता तो सब मिलकर याशिका की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो। याशिका इतनी जोर और गुस्से से चिल्लाई कि बाकी के लोग जो वहां खड़े थे सुनकर डर गए। कुछ लोगों को इतनी जोर से चीखने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और याशिका सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो प्रिंस को किसी भी तरह उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही प्रिंस उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा? याशिका ने अपना सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गई। जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। बाप रे, यह कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। याशिका की सांसें फूल रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था।
उसका जी यह सोचकर घबरा रहा था कि ना जाने अंदर प्रिंस और रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही प्रिंस कमरे में दाखिल हुआ, बैंक का कस्टमर रिलेशन मैनेजर, जो कि सोफे पर फैला हुआ था, उसे देखते ही अचानक सीधे होकर बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिना लकी को देखे उसने कहा। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते हैं और जो भी आते थे, याशिका उसकी खबर उनके आने से पहले उसे दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वह भी अपनी जगह पर जम गया था। वो ना तो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। प्रिंस ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास बैंक का सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, प्रिंस ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो, अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब प्रिंस भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर, प्रिंस ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा और वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। प्रिंस यह सुनकर घबरा गया। मैनेजर के चेहरे पर गुस्सा उसे साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह गोयल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, प्रिंस का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था वो कोई सनकी है। मैनेजर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए प्रिंस के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकलता है। यह कहकर प्रिंस ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने प्रिंस को घूरते हुए पूछा। प्रिंस की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी सीना चौड़ा करके बोला। उसे इस तरह देखकर तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा इसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने प्रिंस को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मैनेजर अपनी टेबल के पास गया और उसके दराजों में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रावरों में झांकने के बाद आखिरकार उसे वह मशीन मिल गई। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस से कहा। प्रिंस ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और उसे मशीन पर लगा दिया। 4 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था, कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने प्रिंस को ऐसे देखा जैसे वह कोई बड़ा अपराधी हो। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लगा कि प्रिंस ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वह मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि प्रिंस अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। प्रिंस ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वह 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। प्रिंस बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रिंस उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं प्रिंस को कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? प्रिंस कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? जानने के लिए देखें प्रिंस द मिलेनियर का तीसरा भाग हमारे इसी चैनल पर। धन्यवाद।